आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो मतलब किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए 12 साल की मेहनत एक लंबा इंतजार। और फिर आप अपने सपनों के घर द मेरिडियन कॉमन्स में कदम रखते हैं। माहौल एकदम जश्न का है, शैंपेन खुल रही है, सब खुश हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग वो जीत ली गई है। और ये सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं है, ये एक सपना है। लेकिन क्या है ना, कभी कभी जब सपने सच होते हैं तो वो अपने साथ कुछ भयानक हकीकतें भी ले आते हैं। और यहाँ तो खुशी 24 घंटे भी नहीं टिकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह एक फोन कॉल आता है। फोन पर है एलेना, घर की पिछली मालकिन और माया के दिवंगत भाई की विधवा। ओहो। और उसका मैसेज छोटा, साफ और डरावना है। मैं घर में लगे खुफिया कैमरे बंद करना भूल गई। क्या? मैंने देखा तुम्हारा पति क्या कर रहा था। मुझसे तुरंत मिलो और उसे एक शब्द भी मत बताना। बस यहीं से एक खूबसूरत सपने का भयानक सच में बदलना शुरू होता है। बिल्कुल। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की शुरुआत लगती है। मैंने देखा तुम्हारा पति क्या कर रहा था। मतलब माया का तो दिमाग ही घूम गया होगा। जाहिर है वो एलेना से मिलने पाक जाती है। और एलेना क्या कहती है? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कहती, बस उसके हाथ में एक टैबलेट थमा देती है। अच्छा, स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है उनके नए घर के स्टोर रूम का। वही स्टोर रूम जिसके बारे में आंद्रे ने कहा था कि उसमें कंस्ट्रक्शन का मलबा है और उसे बंद ही रखना है। हाँ वही। और उस वीडियो में जो है वो माया की दुनिया हिला देता है। क्या दिखता है उसे? वीडियो में आंद्रे एक ट्रे में खाना लेकर उस अंधेरे कमरे में जाता है। वहां एक मैले कुचैले, बहुत ही दयनीय हालत में एक आदमी है। आंद्रे उसे खाना देता है, लेकिन उसका बर्ताव वो किसी जेलर जैसा है। जेलर जैसा? मतलब बिल्कुल ठंडा, हिकारत से भरा हुआ, जैसे वो किसी कैदी से बात कर रहा हो, अपने बराबर के इंसान से नहीं। और फिर वीडियो में वो कैदी अपना चेहरा ऊपर उठाता है। एक पल के लिए उसकी नजरें सीधे कैमरे पर टिकती हैं। और उसी पल माया की सांसें रुक जाती हैं। हाँ। वो चेहरा, वो उसके भाई लूकस का है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? ये वही लूकस है जिसे उसने 12 साल पहले एक बंद ताबूत में दफनाया था। यही तो इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। ये कोई हमशक्ल नहीं है। वो पहचान लेती है। हाँ, माया उसके माथे पर बाइक से गिरने का वो पुराना निशान पहचान लेती है। ये सच में लूकस है। और एलेना, वो क्या कहती है इस बारे में? यहाँ एलेना एक और बॉम्ब फोड़ती है। वो बताती है कि वो कभी उस घर की मालकिन थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर कौन थी वो? वो सिर्फ एक जेलर थी जिसे आंद्रे ने लूकस को जिंदा रखने के लिए काम पर रखा था। बाप रे! आंद्रे ने वो घर 12 साल पहले ही खरीद लिया था ताकि वो लूकस को दुनिया के लिए मुर्दा और अपने लिए कैदी बनाकर रख सके। और अब माया उस घर की नई मालकिन है। मतलब नई जेलर। ये तो सोच से भी परे है। मतलब आपका पति, जिस पर आप 12 साल से भरोसा कर रही हैं, वो आपके ही भाई को आपके सपनों के घर में कैद करके रखे हुए हैं। इस सिचुएशन में कोई क्या करेगा? माया कांपते हुए घर लौटती है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न है। वो बस आंद्रे के काम पे जाने का इंतजार करती है। जैसे ही आंद्रे जाता है, वो सीधा उस स्टोर रूम की तरफ भागती है। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो बाहर से बंद है। फिर उसे वीडियो की एक डिटेल याद आती है कि आंद्रे ने चाबी का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने दरवाजे के नीचे कुछ किया था। तो वो घुटनों के बल बैठती है और दरवाजे के नीचे लगी रेडिएटर की जाली के पीछे हाथ डालती है। वहां उसे एक छिपा हुआ लिवर मिलता है और दरवाजा खुल जाता है। हाँ, अंदर एक अजीब सी बदबू है। एक गंदा गद्दा पड़ा है और खाने की वही ट्रे है जो वीडियो में थी। लेकिन लूकस वहां नहीं है। कमरा खाली है। तभी माया की नजर जमीन पर पड़े एक आईडी कार्ड पर जाती है। और ये कार्ड, ये बहुत अजीब है। चलिए इस आईडी कार्ड पर 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। बिल्कुल। इस कार्ड पर नाम लिखा है माया। ठीक है। तस्वीर लगी है एलेना की। क्या? और ब्लड ग्रुप लिखा है लूकस का। ये क्या मतलब हुआ इसका? ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश का सबूत है। मतलब साफ था कि आंद्रे सिर्फ लूकस को कैद नहीं रखना चाहता था। तो फिर? शायद वो उसके अंगों का इस्तेमाल करना चाहता था या किसी बड़े मेडिकल फ्रॉड की तैयारी कर रहा था, जिसमें वो माया और एलेना को भी फंसाने वाला था। हाँ बिल्कुल। ये कार्ड बताता है कि आंद्रे का प्लान कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरा था। मतलब ये सिर्फ कैद की कहानी नहीं है, ये किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है। सही। माया अभी ये सब सोच ही रही होती है कि उसे दीवार से एक जानी पहचानी दस्तक सुनाई देती है। 2 छोटी, 1 लंबी। ये उनका खुफिया सिग्नल था जो वो और लूकस बचपन में इस्तेमाल करते थे। वो समझ जाती है लूकस कमरे में नहीं, बल्कि दीवारों के पीछे है। वो गद्दे को हटाती है और फर्श पर छिपा एक गुप्त दरवाजा खोज निकालती है, जो बिल्डिंग के पुराने धूल भरे सर्विस टनल में खुलता है। और उन तंग सुरंगों में रेंगते हुए
उससे आखिरकार लूकस मिलता है। एक टूटा हुआ डरा हुआ इंसान जो इतने सालों की कैद के बाद अपनी बहन को ठीक से पहचान भी नहीं पाता। और यहाँ लूकस 12 साल पुराने राज से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि उस पर जो कर्ज था वो असल में आंद्रे ने ही चढ़ाया था, एक फर्जी कंपनी एपेक्स क्रेडिट सॉल्यूशंस के जरिए। तो मतलब आंद्रे ने उसे बचाया नहीं था, बल्कि एक जाल में फंसाया था। और सबसे बड़ा धोखा, लूकस की मौत भी एक नाटक थी। हाँ, आंद्रे ने उसे एक ऐसी दवा का इंजेक्शन दिलवाया जिससे उसकी सांसें कुछ देर के लिए रुक गई, बिल्कुल मौत की तरह। और उसने इसका वीडियो भी बनाया था। हाँ, और पिछले 12 सालों से वो उसी वीडियो से लूकस को ब्लैकमेल कर रहा था। धमकी ये थी कि अगर उसने भागने या माया से बात करने की कोशिश की तो आंद्रे उसे अपनी ही मौत का नाटक करने के जुर्म में फंसा देगा। ये तो एक परफेक्ट जाल है। बिल्कुल। एक मरा हुआ आदमी पुलिस के पास कैसे जा सकता है? कानून की नजर में तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। उसके कोई अधिकार नहीं है, वो पूरी तरह से अपने जेलर के अहमो करम पर है। और आंद्रे ने होशियारी से माया को भी इस जाल में खींच लिया था। हाँ, क्योंकि 12 साल पहले पुलिस रिपोर्ट पर माया के ही दस्तखत थे जिसने लूकस की लाश की पहचान की थी। अनजाने में वो भी इस जुर्म में एक तरह से भागीदार बन चुकी थी। सही। माया जैसे तैसे उन सुरंगों से बाहर निकलती है, उसके कपड़े धूल और मिट्टी से सने हुए हैं, और तभी दरवाजे पे घंटी बजती है। आंद्रे घर वापस आ गया है। अब क्या होगा? वो जानती है कि उसका पति एक राक्षस है, लेकिन वो अभी भी उसी के घर में फंसी हुई है। और आंद्रे आते ही हमला करता है, लेकिन हाथों से नहीं, शब्दों से। वो क्या करता है? वो माया के गंदे कपड़ों को देखता है और बड़ी हमदर्दी से कहता है, माया, तुम ठीक नहीं लग रही हो। ये नए घर का तनाव है। ओहो! तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं, तुम पुरानी बातें याद कर रही हो, शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मतलब वो माया के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। हाँ, ये गैसलाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। सिर्फ ये कहना नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि किसी की हकीकत पर ही सवाल उठा देना, ताकि वो खुद पर शक करने लगे। बिल्कुल। और ये उसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। इसी बीच एलेना और पैसे मांगने आ जाती है और सारा खेल खुल जाता है। अब तो आंद्रे के पास कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, अब वो अपना आखिरी पत्ता चलता है। वो माया को कुछ बैंक स्टेटमेंट्स दिखाता है। बैंक स्टेटमेंट्स? हाँ, पता चलता है कि माया पिछले 12 सालों से हर महीने एक फर्जी एनिमल रेस्क्यू संस्था को पैसे भेज रही थी। एक मिनट, क्या? जिसे आंद्रे ने ही बनाया था। असल में वो अनजाने में अपने ही भाई की कैद का खर्च उठा रही थी। कमाल है, मतलब वो पीड़ित भी थी और अनजाने में उस जुर्म को फंड भी कर रही थी। हाँ, और आंद्रे इसी बात का फायदा उठाकर कहता है, हम इस नाव में एक साथ है माया, अगर मैं डूबा तो तुम भी मेरे साथ डूबोगी। वो उसे कानूनी तौर पर अपना पार्टनर इन क्राइम बना देता है। उसका मकसद साफ है, मायरा को इतना डरा दो, इतना तोड़ दो कि वो लड़ने की हिम्मत ही ना कर पाए। लेकिन यहाँ कहानी पलटती है। माया टूटती नहीं है, उसका डर अब ठंडे गुस्से में बदल जाता है। वो एक चाल चलती है। वो क्या करती है? वो आंद्रे से कहती है, ठीक है, मैं चुप रहूंगी, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए, ये अपार्टमेंट और हमारा कॉटेज मेरे नाम पर कर दो। और आंद्रे मान जाता है? हाँ, उसे लगता है कि माया डर गई है और सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहती है। वो मान जाता है। वो उसे एक नोटरी के पास ले जाता है, जो असल में उसका अपना चचेरा भाई है। माया को लगता है कि वो जीत रही है, कि उसे एक सुरक्षा कवच मिल रहा है। वो बिना पढ़े कागजों पर दस्तखत कर देती है, और यहीं आंद्रे उसे आखिरी और सबसे बड़ा धोखा देता है। उसने कागजात बदल दिए थे? बिल्कुल, उसने प्रॉपर्टी के कागजों पर नहीं बल्कि एक कबूलनामे पर दस्तखत किए हैं। कबूलनामा? जिसमें लिखा है कि उसने यानी माया ने अपने भाई को अवैध रूप से कैद रखा था। और साथ ही एक पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी दस्तखत करवा लिए, जिससे माया की सारी संपत्ति का अधिकार आंद्रे को मिल गया। ये सोचने वाली बात है कि एक दस्तखत में कितनी ताकत होती है। हाँ, वो एक ढाल हासिल करने गई थी और अपनी ही गर्दन पर तलवार रखाई। और इसके तुरंत बाद आंद्रे पूरी बाजी पलट देता है। वो बिल्डिंग के आंगन में एक तमाशा खड़ा करता है। वो लूकस को बाहर निकलवाता है और सबके सामने चिल्लाने लगता है कि उसकी पत्नी पागल हो गई है, कि उसे सदमा लगा है और वो एक बेघर आदमी को अपना मरा हुआ भाई बता रही है। और ये प्लान काम कर जाता है। लूकस की हालत इतनी खराब है कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। पड़ोसी भी आंद्रे की बातों पे यकीन कर लेते हैं। वो एक बेचारा परेशान पति लगता है और माया एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला। समाज की सोच को उसने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और माया को उसके अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। हाँ, और कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि बिल्डिंग की सबसे सम्मानित महिला मिसेस हॉलोवेल, जिसे वो अपनी माँ की तरह मानती थी, वो भी साजिश में शामिल थी। लेकिन कैसे? मिसेस हॉलोवेल ही वो गवाह थी
जिसने 12 साल पहले लुकस की मौत की झूठी गवाही दी थी। अच्छा, जिसके बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया था। वो सालों से आंद्रे से पैसे ले रही थी। ये दिखाता है कि आंद्रे का जाल कितना बड़ा था। उसने सिर्फ लोगों को नहीं, पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखा हुआ था। अब माया के पास कुछ नहीं है, न घर, न पैसे, न कोई सबूत। वो सड़क पर है। यहाँ पर ज्यादातर लोग हार मान लेते, बिल्कुल। लेकिन माया नहीं मानती। वो बिल्डिंग के उन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करके अपनी बुटीक में पहुंचती है। वो अकेली जगह जिस पर आंद्रे ने कभी ध्यान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो उसे औरतों का काम समझकर नजरअंदाज करता था। और वही जगह अब माया का वॉर रूम बनती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। जिस चीज को आंद्रे ने उसकी कमजोरी समझा, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अपनी सिलाई मशीनों और कपड़ों के बीच वो एक नई योजना बनाती है। वो समझ जाती है कि आंद्रे को इमोशनल लड़ाई से नहीं हराया जा सकता। उसकी ताकत कानून और कागजों में है, तो उसे उसी के हथियार से हराना होगा। तो वो सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। वो बिल्डिंग के सबसे पुराने चौकीदार मिस्टर मिचेल की मदद लेती है, जो उसके पिता के दोस्त थे। और उनकी मदद से वो बिल्डिंग के आर्काइव से 1953 के ओरिजिनल फ्लोर प्लान हासिल करती है। और उन फ्लोर प्लान से एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। क्या? लुकस को रखने के लिए आंद्रे ने जो गुप्त कमरा बनाया था वो अवैध था, और उसे बनाने के लिए उसने बिल्डिंग की एक मुख्य सपोर्ट बीम को काट दिया था। मतलब उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरी बिल्डिंग को खतरे में डाल दिया था। बिल्कुल। उसे आर्काइव से लुकस के नाम पर लिए गए कर्ज के वो जाली दस्तावेज भी मिलते हैं, जिन पर आंद्रे ने तब दस्तखत किए थे जब लुकस अस्पताल में कोमा में था। अब माया के पास हथियार थे, ठोस कानूनी सबूत। उसने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया था। अब वो 2 फोन कॉल करती है। पहला, एक भरोसेमंद कर्मचारी को लुकस को उस प्राइवेट अस्पताल से छुड़ाने के लिए, और दूसरा कॉल वो करती है विक्टर थॉर्न को। विक्टर थॉर्न कौन है? विक्टर थॉर्न उस कंपनी का मालिक था जिसे आंद्रे ने 12 साल पहले लुकस के नाम पर पैसे चुराए थे और फिर गायब हो गया था। तो माया ने आंद्रे के अतीत को भी खोद निकाला था। हाँ, अब वो पूरी तरह तैयार थी। क्लाइमैक्स का सीन है, बिल्डिंग की सालाना मीटिंग। आंद्रे स्टेज पर खड़ा है, प्रेसिडेंट बनने का भाषण दे रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो जीत चुका है। और तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और माया एक रानी की तरह अंदर आती है। और वो अकेली नहीं है। उसके साथ साफ सुथरे कपड़ों में लुकस भी है। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। जिस भाई को सब मरा हुआ समझते थे, वो उनके सामने खड़ा था। आंद्रे के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया होगा। बिल्कुल। फिर माया एक एक करके सारे सबूत सामने रखती है। अवैध निर्माण के ब्लूप्रिंट्स, जाली दस्तावेज, मिसेस हॉलोवेल के बैंक खाते। लेकिन वो लोगों की भावनाओं से नहीं खेलती। नहीं, वो उनकी सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखती है, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा और कीमत। वो कहती है, ये आदमी जो आपके घर का भविष्य बनाने की बात कर रहा है, उसमें आपके घरों की नींव को खतरे में डाल दिया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, उसने लड़ाई को निजी न रखकर सबका बना दिया। लोगों को आंद्रे से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता होने लगी। और ठीक उसी वक्त विक्टर थॉर्न अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और सबके सामने आंद्रे के पुराने फ्रॉड का पर्दाफाश कर देता है। पुलिस, जिसे विक्टर ने पहले ही बुला लिया था, पहुंच जाती है। और देखते ही देखते आंद्रे का पूरा साम्राज्य ढह जाता है। आंद्रे, एलेना और इस साजिश में शामिल सभी लोग पकड़े जाते हैं। मिसेस हॉलोवेल खुद को बचाने के लिए सरकारी गवाह बन जाती है। माया ने आंद्रे को उसी मंच पर हराया जिस मंच से वो अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करना चाहता था। 1 महीने बाद सब कुछ बदल चुका है। माया अब मेरिडियन का नया दिल है। लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि उसने बिल्डिंग को एक बड़े खतरे से बचाया। लुकस धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट रहा है। यूनिवर्सिटी ने उसे दोबारा नौकरी दे दी है। और आंद्रे जेल में अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है। माया ने न सिर्फ अपना घर और सम्मान वापस पाया, बल्कि उसने एक सड़े हुए सिस्टम को साफ कर दिया। ये कहानी सिर्फ धोखे और बदले की नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। ये कहानी कागज की ताकत के बारे में है। एक दस्तखत, एक दस्तावेज, एक फ्लोर प्लान, ये चीजें कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। किसी को कैदी बना सकती हैं और किसी को मालिक। आंद्रे ने कागजों के जाल से माया को फंसाया, और माया ने भी कागज के सबूतों से ही उसे हराया। तो सोचने वाली बात यह है, इस पूरे कहानी में ज्यादा डरावना क्या था? दीवारों के पीछे छिपा एक गुप्त कमरा, या वो कानूनी कागजात जिन्होंने एक भयानक झूठ को 12 साल तक सच का चोला पहनाए रखा?